नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से जो सबसे ज्यादा उथल पुथल की खबरें आई वो आई बलूचिस्तान से। आज हम बात उस बलूचिस्तान की ही करेंगे। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने की लड़ाई लड़ रहा है। इस संघर्ष को चलाने वाले बलूचों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी आजादी उनसे छीन ली गई है, चुरा ली गई है। धोखा इसलिए भी कि भारत के बंटवारे यानी पाकिस्तान के जन्म से पहले ही 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अपनी आजादी की घोषणा कर चुका था। और वो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने कभी आजाद देश के तौर पर बलूचिस्तान की पैरोकारी की थी और ये पैरोकारी अंग्रेजों के सामने की थी, उन्हीं जिन्ना ने उन्हीं के सामने छल प्रपंच और बल के बूते बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। तभी से बलूचिस्तान में पाकिस्तान के आजाद होने की जंग जारी है और इसे अपने कब्जे में लेने के बाद से ही पाकिस्तान पूरी कठोरता से, पूरी निर्दयता से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। शायद ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है पाकिस्तान जिसने अपने ही लोगों पर हवाई हमले किए हैं और वो हमले किए गए हैं बलूचिस्तान में। आज बलूचिस्तान में आए दिन यहां वहां से मिलती सामूहिक खबरें इस बात की गवाह हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि आजाद होने के बाद इस संघर्ष में बलूच कितनी बड़ी और कैसी कीमत चुका रहे हैं। बलूचिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान से आजाद होने की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी है बलूच नेशनल मूवमेंट यानी BNM। बलूचिस्तान के दिखावटी चुनाव में भाग ना लेने वाली इस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर नसीम बलोच आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर नसीम बलोच पार्टी के पहले अध्यक्ष हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहकर बलूचिस्तान की आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वो फ्रांस में रहते हैं और शायद इसकी वजह भी है क्योंकि BNM जो है उसकी स्थापना जिन गुलाम मोहम्मद बलोच ने की थी उन्हें पाकिस्तान ने अगवा कर लिया था और वो अगवा करना ऐसा था कि उसके बाद उनका कोई सुराग, उनकी कोई खबर, उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद खलील बलोच पार्टी के अध्यक्ष बने। खलील बलोच बलूचिस्तान में ही रहे और आज डॉक्टर नसीम बलोच हमारे साथ हैं। डॉक्टर नसीम, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे बातचीत में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान का ये दर्द क्या है, इसके कितने आयाम यानी कितने डायमेंशंस हैं, ये दर्द किसने और क्यों दिया, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी दवा आपको क्या दिखती है और आप जिस दवा को कारगर मानकर 1948 से ही इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी पार्टी आगे बढ़ा रही है, वो कितना दवा इसकी आपकी पहुंच में है या पहुंच से बाहर है। अगर मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊं तो पहले तो आपकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, आपका जन्म, बात वहीं से शुरू होगी और उसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी बात क्यों ना इसके साथ शुरू हो कि आप आखिर आपकी पार्टी ने ये फैसला क्यों किया कि उनका अध्यक्ष बाहर रहकर ही आजादी की लड़ाई लड़े। जैसा कि बरमदाग बुगती हैं वो स्विट्जरलैंड में है और हरबयार मर्री UK में रहकर ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर बलोच। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हम सब जो सियासी पार्टियां जो बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं, उन सब की लीडरशिप बलूचिस्तान से बाहर है। उसकी जो बेसिक रीज़न, जो बेसिक वजह है, जो बलूचिस्तान में जो एक मिलिट्री कंट्रोल्ड एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से वहाँ सियासी आवाज़ों को पनपने नहीं दिया जाता है। जैसे एक लंबी फहरिस्त है बलूच नेशनल मूवमेंट के लीडर्स और मेंबर्स की, जिन्हें या तो टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया या जो पाकिस्तान की एक नोटोरियस पॉलिसी है किल एंड डंप, उस पॉलिसी के तहत उनको मारा गया। चाहे वो हमारे फाउंडिंग प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद बलूच हो, चाहे एक
एक आम सा मेंबर हो, इन सबको एक एक करके चुन चुन करके उनको पहले पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, फिर उनकी लाशें मुख्तलिफ तरीकों से फेंकी गई। यानी हमें ये मैसेज दिया गया कि एक बलूच होने के नाते जब आप अपने हक की, जब आप अपने आज़ादी की बात करते हैं, तो आपके साथ इन तरीकों से डील किया जाएगा। आज ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो किलिंग डंप का मैंने नाम लिया, वो हमारे प्रेसिडेंट वाजिब गुलाम मोहम्मद से शुरू हुई थी, वो 2009 में, वो 2013-14 तक एक बहुत तेजी से शिद्दत के साथ जारी रहा। तो फिर ज़ाहिर है उसमें उस टैक्टिस को शायद उन्होंने थोड़ा रोका हुआ था, लेकिन आज फिर कुछ सालों से, 2-3 सालों से उसको एक दफ़ा फिर उसी टैक्टिस को, किलिंग डंप की पॉलिसी को पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है। लोगों को घरों में जाकर भी अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, आर्मी के प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मारा जा रहा है, उनको उठाकर टारगेट करके भी मारा जा रहा है। ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या के बलूचिस्तान से हमदर्दी है, या कोई उधर जर्नलिज्म कर रहा है, या किसी और प्रोफेशन से उसका ताल्लुक है, उन सबको, जिनसे पाकिस्तान को स्पेशली लगता है कि इनमें वो चीज़ है जो अपने इलाके में, अपने मुआशरे में बलूच के लिए, बलूच खास के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। साथ ही एक पॉलिसी और ऐड की गई है जिसे हम कलेक्टिव पनिशमेंट की पॉलिसी कहते हैं। किलिंग डंप के साथ कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट में वो उन लोगों को जो एक्टिविज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उनके रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, उनके करीबी रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों को, उनके हमसायों को भी टारगेट किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। बहुत सी मिसालें हैं। अभी मैं अगर पिछले 2-3 दिन की या 1 महीने की मिसाल दे दूं, 2 रात पहले जो है अवारान डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में घर में घुसकर इन्होंने 2 लोगों को, उनमें एक बूढ़ी औरत और एक जवान जो है था, उनको उधर ही उनके घर में सब फैमिलीज के सामने जो है शूट करके मारा गया। उनमें एक औरत जो जख्मी हुई थी, उसको हॉस्पिटल भी जाने नहीं दिया गया। वो पूरी रात वहाँ पड़ी रही। सुबह लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, उधर उन्होंने स्ट्राइक की, मतलब अपना जो प्रोटेस्ट किया है। ये सूरत हाल बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट अवारा ही में पिछले महीने में एक ही फैमिली के तकरीबन 10 लोगों को उठाया गया, उनमें से 2 को अगले दिन छोड़ दिया गया, फिर 4-4 करके उनको कत्ल करके उनके फैमिलीज को पहुंचाया गया। वो सब एक ही फैमिलीज थे। मतलब ये मैं कुछ दिनों की मिसाल दे रहा हूँ। जब हम अपने डाटा शेयर करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट्स पर, बाकी दुनिया देख सकती है। वो सर्च करें तो एक बहुत लंबी जो है लिस्ट होगी कि जिसमें जो बलूचों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ डायमेंशंस के मुख्तलिफ एंगल्स से सप्रेस करने की कोशिश है। डॉक्टर नसीम, बलूच एक आजाद देश चाहते हैं और इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग हवाला देते हैं कि 1876 में खान ऑफ कलात के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने कलात को पार्शियल ऑटोनॉमी यानी एक सीमित स्वायत्तता दी थी, और बाद में उसके बाद 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था, आजाद देश घोषित कर दिया था। फिर सारी चीजें तय पैटर्न पर चल रही थी, ऐसे में चूक कहां हुई? बलूचिस्तान पर कब्जा हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि तब अंग्रेजों ने अगर आपका साथ दिया होता तो आज आप आजाद होते? अगर जिन्ना ने धोखा नहीं दिया होता तो आज आप आजाद होते?
जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हुए हैं अंग्रेज़ों के साथ। अगर हम 1839 में जो फर्स्ट अंग्रेज़ ने खान ऑफ खलात, उस वक़्त खान मेहराब खान थे, उसको शहीद करके जो खलात पे कब्ज़ा किया, उसके बाद बलूचों का अंग्रेज़ के साथ अपनी दोबारा आज़ादी के लिए जंगें होती रही। जिस तरह की ट्रीटीज़ हुई, जिस तरह की ऑटोनॉमी दी गई, वो सिलसिला एक जैसे 1947 तक चला आया। इधर ये हुआ कि अंग्रेज जब भारत को छोड़ रहा था, हिंदुस्तान को एक बड़ी गलती यहाँ हिंदुस्तान की पार्टीशन की हुई। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया। पाकिस्तान के नाम पर एक नया मुल्क बनाया गया। ये नया मुल्क अंग्रेज़ों ने उस रीजन में अपनी जो मुफादात है, अपने इंटरेस्ट को रशिया और दूसरे पावर्स के सामने एक ब्लॉक बनाने, अपना एक चौकीदार रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान जो है क्रिएट किया। पाकिस्तान क्रिएट किया गया बाय अंग्रेज़, जो है, क्योंकि उनकी कोई संघर्ष, उन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की। पाकिस्तान बनने के लिए 1947 तक पाकिस्तानियों ने एक कतरा खून भी उनका नहीं बहा। मतलब आप कह रहे हैं पाकिस्तान स्टेट नहीं था, अमेरिका के वॉचगार्ड की तरह से काम कर रहा था। यस यस यस। फिर उस पाकिस्तान को मजीद मजबूत करने के लिए उन्हें बलूचिस्तान जैसे मुल्क की जरूरत थी। तो बलूचिस्तान, हालांकि पाकिस्तान 14 अगस्त से पहले 11 अगस्त को आज़ाद ही हुआ था, उसकी आज़ादी की घोषणा किया गया था। दिल्ली रेडियो में मशहूर है कि उसकी अनाउंसमेंट की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स मशहूर डेली न्यूज़पेपर है, उसमें उसकी अनाउंसमेंट सब चीज़ें रिकॉर्ड पर है, आ गई। मतलब ये है कि इस पार्टीशन से पहले अंग्रेज ने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। एक जो बड़ी जद्दोजहद के, बलूचों की जानिब से जद्दोजहद के बाद, हिंदुस्तानियों की जानिब से जद्दोजहद के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान को आज़ाद कर रहा था। साथ में उन्होंने पाकिस्तान बनाने का एक ड्रामा रचाया, जो बलूचिस्तान पर कब्जे का सबब बना। क्योंकि पाकिस्तान अपने तरीके से बिल्कुल एक लैंडलॉक जमीन बनने जा रहा था। उसकी अभी बलूचिस्तान की आप जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखकर उन्होंने बलूचिस्तान के साथ 700 किलोमीटर से ज्यादा का एक कोस्टल बेल्ट है, जो डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, बहरे अरब से मिला हुआ है, ओमान दवी से मिला हुआ है। इस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखकर जो है मोहम्मद अली जिन्ना, जो बलूचिस्तान के लॉयर भी थे अंग्रेज के खिलाफ, जो आज़ादी के बाद जो अंग्रेज ने लीज पे जो कुछ इलाके लिए हुए थे, उन लीज के इलाकों को वापस बलूचिस्तान में शामिल करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील था। लेकिन इन्होंने दरम्यान में ये साजिश रचाई और पीठ पीछे साजिशें करता रहा अंग्रेज के साथ मिलकर। अंग्रेज ने भी उसको सपोर्ट किया, जो अपने ट्रीटीज थी वो सब को बालाए ताक रखकर, उनका कोई ध्यान नहीं रखकर। हालांकि खुद अंग्रेज ने बलूचिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया था, हिंदुस्तान ने तस्लीम किया था, खुद पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। उसके बावजूद बलूचिस्तान पर जो है पाकिस्तान ने फौज कशी की, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के बंटवारे से उसको काफी बाद उसको असला, ट्रेंड फौजी वगैरह सब मिल गए थे। बलूचिस्तान के पास उस तरह की फौजी ताकत नहीं थी। लेकिन अंग्रेज ने दूसरी जो है दुनिया ने इसमें कोई वो हेल्प आउट, या उसमें आप कहें कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि वो इस खेल को, तमाशा को देखते रहे और बलूचिस्तान पर कब्जा किया गया। कब्जे के बाद एक कॉलोनी बनाया गया, एक कॉलोनी ही की तरह आज हमको ट्रीट किया जा रहा है। जो किस्से कहानी मैं बता रहा हूँ, जो एक कॉलोनी के साथ होती है, वो हमारे साथ आज हो रही है। डॉक्टर बलोच, आज पाकिस्तान दुनिया में पैसे के लिए दौड़ लगा रहा है, बता रहा है कि माली हालत खराब है,
मगर इसके साथ साथ आप दुनिया में बता रहे हैं कि माली हालत की बात और होगी, अंदर की खस्ता हाली के कई सारे डायमेंशन हैं, इंसानी हको हुकूक की बात, जो मानव अधिकार की बात है, वो स्थिति बहुत खराब है। आप दुनिया में तरह तरह के कार्यक्रम करके लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में मानवाधिकार की हालत कितनी बुरी है। अगर मैं अभी की बात करूं तो आपने 30 अप्रैल को यूके की पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें सांसद वहां के जो हैं जॉन मैकडोनल, उन्होंने बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के अब्यूज का मामला वहां की संसद में भी उठाने की बात कही है। बलूचिस्तान किस तरह मानवाधिकार हनन का सामना कर रहा है और क्या दुनिया बलूचिस्तान के दर्द को समझ रही है? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बलूचिस्तान के दर्द को अगर दुनिया समझ रही है तो पाकिस्तान को ये इमदाद और ये पैसा कैसे मिल रहा है? जी हाँ, देखिए आपने 30 अप्रैल जो हमारे इवेंट की बात की, ये एक बहुत सालों से हमारी जो है कोशिश रही है कि हम दुनिया को इधर जो है राय आमा को, दुनिया के लोगों को, दुनिया के मुख्तलिफ एसोसिएशंस को, दुनिया के नुमाइंदों को, जैसे मेंबर पार्लियामेंट्स को का आपने जिक्र किया। इस इवेंट में हमने तकरीबन उधर के 6 एमपीज को हमने इन्वॉल्व किया था। वो आए या उनके स्टाफ मेंबर्स आए, हमने उनको हमने इस इवेंट में हमने बलूचिस्तान से जो विक्टिम फैमिलीज थे या जो डायरेक्ट विक्टिम थे, हमने उनको बिठाया हुआ था। उन्होंने विक्टिम आई मीन वो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के विक्टिम थे, या तो उनके लोग मारे गए थे या अभी तक लापता है, या कुछ थे जो सालों उधर टार्चर सेलों में रहे थे, फिर वो किसी तरीके से छूटकर यहाँ तक पहुंचे थे। तो हमने इन मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने उनकी टेस्टिमनीज रखी, खुद उनकी जुबानी उन्होंने सुना, ताकि हमने कोशिश यही थी कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो हमने बिठाए और उन तक बात पहुंचाई कि इस तरह की ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई है। डॉक्टर बलोच, हमने माना कि दुनिया आपके दर्द को समझ रही है, आपने पॉइंट्स भी बताए और आपने ये भी बताया कि अलग अलग देश भी इस पर चिंता जता रहे हैं। ये चिंता एक जगह है, मगर पाकिस्तान का अड़ियल रवैया दूसरी जगह है। इन चिंताओं के बीच और पाकिस्तान के इस रूखे निर्मम रवैये को देखते हुए इन चिंताओं का परिणाम क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा, आप क्या देखते हैं? जी, हम समझते हैं कि दुनिया की, जिसको हम सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, जिसको हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके पब्लिक की, उसके स्टेट की, उसके दूसरे अदारों की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के किसी कोने में इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हों। ये इन वायलेशंस में जो चीजें जेनोसाइड के डेफिनेशन को पे आती हैं, वहाँ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जेनोसाइड की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। दुनिया के एक कोने में जहाँ जेनोसाइड हो, बलोच नेशनल जेनोसाइड, बलोच कौम की जेनोसाइड हो रही हो, हम समझते हैं वहाँ दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, दुनिया है, ताकतें हैं, कंट्रीज हैं, स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो स्टेट्स के, कंट्रीज के वैल्यूज भी हैं। जब हम यूके की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, भारत की भी बात करते हैं, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और वहाँ दो कंट्रीज के ताल्लुकात, रिलेशंस भी हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज भी हैं। इन वैल्यूज पे को इन्होंने अपने आइन का, अपने जो है सिस्टम का जो हिस्सा बनाए हुए हैं। हम समझते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी बात को जिस अंदाज तक इधर पहुंचा चुके हैं, आगे बढ़ा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे और कामयाबी करेंगे। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान बलूच लड़ाकों को बदनाम करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक हत्याएं करा रहा है और आरोप दूसरी तरफ मढ़ रहा है। आप इसे कैसे, इस साजिश को नाकामयाब करेंगे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
जो पाकिस्तान की बलूच के खिलाफ जो पॉलिसी है वो ईरान अफगानिस्तान में तक महदूद नहीं है। आपने देखा करीमा बलूच को कनाडा में कत्ल किया गया, हमारे एक जी बहुत ही बड़े लीडर, फर्स्ट फीमेल जो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे तंजीम को उन्होंने लीड की है, उसकी वजह से आज फीमेल्स लेडीज की एक तहरीक उभरी हुई है। लेडीज की तहरीक नहीं है, फीमेल्स की तहरीक नहीं है, उसके लिए लीड करने वाले बलूचों की तहरीक है, उसको लीड करने वाले आज फीमेल्स है। उसकी वजह करीमा बलूच की जद्दोजहद और कुर्बानी है। उसको कनाडा में शहीद किया गया। साजिद हुसैन को स्वीडन में मारा गया। मारा गया। जी जी बिल्कुल, हम क्लियरली कह सकते हैं इनको पहले पाकिस्तान में थ्रेट किया गया, वो मजबूर होके हम सब की तरह बलूचिस्तान को छोड़ के वो बाहरी देश बलूचिस्तान से बाहर गए और बाहर उनको निशाना बनाया गया। उनको निशाना बनाया गया। ये हम वो लोग हैं जो यूरोप अमेरिका वगैरह तक पहुंचे हैं, लेकिन बलूचों की बहुत बड़ी तादाद जो बलूचिस्तान के हालात से जो है इफेक्टेड होकर वो अफगानिस्तान और ईरान जो हमारे बॉर्डर मिलते हैं और उधर चले गए हैं पनाह लेने के लिए। एक तरह से वो पनाह लिए हुए हैं। हमारी हिस्ट्री रही है कि 70s में भी बलूचों के खिलाफ जो जारहियत हुई है, जो एग्रेशन हुई है, तो बलूच अफगानिस्तान चले गए हैं, ईरान के साथ बॉर्डर मिलते हैं, बलूच ईरान चले गए हैं। वहां भी उनको हम दुनिया को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उधर से तो अपनी जद्दोजहद को जारी रखने के लिए बाहर आते हैं या कहीं रिफ्यूजी बनते हैं, कहीं असाइलम लेते हैं, वहां भी हमें टारगेट किया जाता है। ये पाकिस्तान की वो पॉलिसी है जिसे वो अपनी जो है नाइबरिंग कंट्रीज को डिस्टर्ब करने के लिए, अपने हमसायों को डिस्टर्ब करने के लिए जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। अफगानिस्तान 1980 से अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो एक बुरा हाल बनाया हुआ है वो हम सबके दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तानी ने जो मुंबई अटैक्स हो, जो भी कई मिसालें पाकिस्तान ने हमसायों के साथ किए, वो हमें इसी तरह हम हमसाय ममालिक में भी यानी अगर कहें कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना खुद चैन से रहना, ना अपने मुल्क में लोगों को चैन से रहने देना, और इससे आगे बढ़कर आस पड़ोस का भी जो अमन चैन है वो कैसे खराब रहे इसकी शरारत में लगे रहना, ये सब समझ में आता है। जी 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 बिल्कुल यही है। इसी जी हाँ डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना। क्या 1971 के पहले के जो साल थे और आज के बलूचिस्तान के जो आज हालात हैं, कोई समानता आपको दिखाई देती है? जी हाँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बलूचिस्तान में लोगों को मारना, खुद डायरेक्ट आर्मी के जरिए मारना, जैसे मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर रहे हैं 1971 के, वहां जैसे उसने अल शम्स और अल बदर के नाम से जो प्रॉक्सीज बनाई, उन्होंने जो बंगालियों का कत्लेआम किया, इसी तरह इधर आज भी पाकिस्तान की प्रॉक्सीज मुख्तलिफ नामों से बनाए गए हैं। वो बलूचों का जो है मैसेकर कर रहे हैं, डायरेक्टली आर्मी एग्रेशन के जरिए, बम्बारमेंट के जरिए भी यही चीजें हो रही हैं। वही 71, वही बांग्लादेश, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, बंगालियों की जो आवाज थी, जो मूवमेंट थी, जो अपने राइट्स के लिए विद इन, हालांकि पाकिस्तान पहले वो बात करते थे, उनकी बहुत बड़ी जुबान है, उस जुबान में बात करने की इजाजत के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, उसको दबाने के लिए उन्होंने बंगालियों का जेनोसाइड किया। इसी तरह आज बलूचिस्तान में बलूची लिखने, पढ़ने, किताबें प्रिंट करने पर पाबंदी है। आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि बुक स्टॉल्स पर जहां बलूचों से रिलेटेड या बलूची जुबान में प्रिंटेड बुक्स हो, उन पर आर्मी ने रेड किया है, बुक स्टॉल्स पे रेड किया है रिसेंटली और पास्ट में भी। आप कहीं से भी सर्च करके डेटा मिल सकता है। ये सेम सिचुएशन जहां बंगाली की जुबान को और कौम को सप्रेस करने की कोशिश की गई और बंगाली उठे, यहाँ बलूचों को कानूनी बनाकर उनकी जुबान को, कल्चर को जो है खत्म करने की जो
जो पॉलिसी है सेम उसी तरीके से जारी है और सेम उसी तरीके से बलूच अपनी जो है फाइट, अपनी स्ट्रगल, अपनी संघर्ष आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर बलोच, हम एक चीज और जानना चाहेंगे। किसी भी देश का आजाद होना वो इस बात पर निर्भर करता है कि पड़ोस, जो आस पड़ोस है उसका, और बाहर की बड़ी ताकतों का रुख क्या है, वो इसे कैसे देखते हैं, उनका नजरिया क्या है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समीकरण है वो कैसे हैं, और खासतौर पर अमेरिका के रुख को आज आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, जो मुल्क होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, देश होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने दूसरे वैल्यूज भी होते हैं। हम समझते हैं कि बलूच अपनी सरजमी पर अपनी आज़ादी के लिए अपने बेस पे, अपनी ताकत पे एक जंग लड़ रही है। ये बलूच का हक बनता है कि उसको अमेरिका और दूसरे कंट्रीज उसको सपोर्ट करें। आपने हमसायों की, नाइबरिंग कंट्रीज की बात की। नाइबरिंग कंट्रीज की जिम्मेदारी और ज्यादा होती है, क्योंकि जब आपके नाइबरहुड में हालात ठीक नहीं हो, जब आपके नाइबरहुड में बदअमनी हो, जब आपके साथ वाले घर में लोग कत्ल किए जा रहे हों, साथ वाले घर में खाना पीना न हो, तो हमसाये की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ आकर इंटरफेयर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर दूसरे हमसायों ने ठीक रहना है तो इस हमसाये को ठीक करना है। इसकी सबसे बड़ी गारंटी एक फ्री बलूचिस्तान ही हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई ये एक्सपेक्ट करे, इंक्लूडिंग अमेरिका, पाकिस्तान से ये कोई एक्सपेक्ट करे कि रीजन स्टेबिलिटी की जानिब जाएगा, पाकिस्तान की इस स्टेटस में मौजूदगी में, ये अमेरिका की, ये हमारे हमसायों की, भारत की, अफगानिस्तान की, ईरान की, सबकी जो है वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में न रहें कि पाकिस्तान जो है, जो अच्छे उसके लीडर भाषण देकर कि हम जो है पीसफुल रहना चाहते हैं, हमारा मिशन पीसफुल है, नहीं। ये उनकी सब स्टेज पे आकर भाषण होती है। इंटरनली उनकी ये पॉलिसी है कि वो टेरर को एज ए वेपन इस्तेमाल करे। वो टेरर को बलूचिस्तान में एज ए वेपन इस्तेमाल कर रहा है, टेररिज्म को अपने हमसायों के खिलाफ एज ए फॉरेन पॉलिसी अपना इस्तेमाल कर रही है। हमने देखा वार एंड टेरर के नाम पर उन्होंने पैसे बटोरे, अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से चलाया। मुशर्रफ के टाइम, उसके बाद भी जब वार एंड टेरर अमेरिका ने उसको सपोर्ट की, उस वक्त उसकी इकोनॉमी भी ठीक थी। आज उसकी इकोनॉमी, आज उसकी पॉलिटिकल जो है सिचुएशन, ये सब हाईली अनस्टेबल हो चुकी है, क्योंकि जो डायरेक्ट फंडिंग अमेरिका से उसको मिल रहे थे वो बंद हो गई, उनमें कमी आ गई, तो वो IMF के साथ चला जाता है। हाँ, एक और चीज जो उसकी इकोनॉमी को ऑक्सीजन दे रही है वो है चाइनीज प्रोजेक्ट्स। हम 12 लोगों को, दुनिया को समझाने की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज की बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट, एक मशहूर डीप सी पोर्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दहाने हो, उधर चाइनीज आके पोर्ट बिल्ड कर रहा है। दैट इज नॉट फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, दैट इज प्योरली टू बी अ मिलिट्री प्रेजेंस फॉर द चाइनीज। ये बात भी दुनिया को समझनी चाहिए कि अगर वो रीजन में एक स्टेबिलिटी, या चाइना जैसे कंट्रीज जो पाकिस्तान को बलूच जेनोसाइड के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी US को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि जो सपोर्ट पाकिस्तान चाइनीज के जरिए बलूचिस्तान में कर रही है, जो उस कोस्टल बेल्ट को कंट्रोल करना चाहता है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, जहां 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस जो है दुनिया को चलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें चाइनीज प्रेजेंस हो रही है। चाइना की मदद से इकोनॉमिक
जो बढ़तरी इसको मिल रही है, हम समझते हैं ऐसे में दुनिया को, यूएस को, बलोचों को तन्हा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इनके खिलाफ आके मदद करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम जारी रखेंगे तो दुनिया को भी समझ आ जाएगी। डॉक्टर बलोच, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहां की एक और बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी, जिसके नेता हैं बरहमदाग बुगटी। पहले हमारी उनसे भी बात हुई थी। और हरबयार मर्री भी एक लोकप्रिय नेता है। बलूचिस्तान में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच तालमेल कैसा है? ये तालमेल है या डिफरेंस भी है? क्या आपके बीच में औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपस में चर्चा होती है, बातचीत होती है? वहां की राजनीतिक तौर पर अगर हम कहें कंसेंसस, आम सहमति की स्थिति कैसी है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिन साहिबान का, हमारे दोस्तों का आपने नाम लिया, उनके साथ हमारी हालवाल होती रहती है, फॉर्मल हालवाल, इनफॉर्मल हालवाल, हमारे उनके दोस्तों के साथ हालवाल होती रहती है। मेन बात यह है कि जो फ्रीडम ऑफ बलूचिस्तान का जो पॉइंट है, उसमें हम सब लोग, आप जिनका आपने नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया होगा, इस पॉइंट पे हम सब इकट्ठे हैं। जी, आज अगर एक और चीज की बात करें कि आज चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन बलूचिस्तान में एक बड़ा पैसा लगा चुका है, बड़ा दांव उसने खेला है। क्या आपको लगता है कि हमलों के डर से चीन अपना 65-70 अरब डॉलर का जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसे छोड़कर भाग जाएगा? चीन को लेकर आपके क्या पास कोई प्लान बी है? अभी आपने जैसे बड़ा एक चित्र साफ किया कि बलूच हकों को बलि का बकरा बनाकर चीन को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, और ये बात अमेरिका को भी समझनी चाहिए, बाकी दुनिया को भी समझनी चाहिए। क्या आपके पास कोई प्लान बी है? जी, हमारा ये है कि हमारे जो मेन स्ट्रगल दैट इज फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान, दैट इज क्लियर। उस पर हम कोई वो नहीं करते, न पीछे हटते हैं, न उससे कम बात करते हैं। इसके अलावा चाइनीज ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ इन्वेस्ट किए, पाकिस्तान को जो है डेप्थ ट्रैप में उसने लगाने की कोशिश की है या कर रहा है। जैसे चाइनीज का रिकॉर्ड है, हम दूसरे कंट्रीज में, श्रीलंका में, अफ्रीकन कंट्रीज में उन्होंने जो है मदद करके वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर उसने काम किया। फिर उन्होंने पोर्ट्स पे, उसने जमीनों पे जो है कब्जा किए। तो पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर, सस्ते कर्ज के नाम पर डेवलपमेंट का एक चित्र दिखा के अपना जाल फैलाने का काम चीन ने पहले भी किया है। ऐसे सबूत पूरी दुनिया ने देखे हैं, ऐसे उदाहरण, ऐसी मिसालें दुनिया ने पहले देखी हैं। जी हाँ, जी हाँ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान भी पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना जमीन कहता है, हम उसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान की टेरिटरी मानते नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक महफूजा इलाका है, हम एक कॉलोनाइज्ड हैं, पाकिस्तान ने चीन के साथ जाहिर है उसमें बलूच की कोई कंसेंट, कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो कल को पाकिस्तान से अगर बिलियन ऑफ डॉलर्स के जो वापसी की बात होती है, तो जैसे उसने श्रीलंका में, अफ्रीका में पोर्ट्स पे कब्जे किए हैं, हम ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कहे कि बलूचिस्तान की पोर्ट आप ही ले लें। वैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट में तो उन्होंने दिया हुआ है। यही हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ चाइनीज प्रेजेंस बलूच के लिए खतरा है ही है, ये दुनिया के लिए इससे भी बड़ा खतरा है। आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत को आंखें दिखाने की पाकिस्तान में ताकत नहीं थी, इसलिए सौदेबाजी में एक बड़ी चीज चीन के सामने रखकर जनरलों ने कहा कि इसी बहाने हमें शायद चीन की गारंटी मिल जाएगी, चीन को आगे बढ़ा देने का काम किया? ये पाकिस्तानी जनरलों का, वहां की सेना का डर भी दिखाता है क्या? जी जी, यही चीज है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाइना को भी ला सकते हैं,
क्योंकि जनरल इधर दो तरह के, एक तो अपना वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, मुल्क के रखवाले हैं ये, दूसरी तरफ इन्हीं प्रोजेक्ट से, इन्हीं जो बाहरी जो फंड हैं इमदाद से, उनके जर्नलों के पैसे जेब में पैसे भी बढ़ रहे हैं। वो दो तरह की काम कर रहे हैं। यहाँ हाईली करप्ट जनरल हैं, वो बलूचिस्तान में भी करप्शन कर रहे हैं, लोगों को उठाकर भी पैसे भी मांगते हैं। वहाँ जो है तेल जो ट्रेड रूट होती है ईरानी बॉर्डर से, वहाँ भी पैसे ले रहे हैं। ये जर्नलों का एक कारोबार भी है। ये मुल्क की बात जरूर करते हैं, जैसे हर एक को जैसे हमें अपना मुल्क बलूचिस्तान अजीज है, उनको भी अजीज होगा, लेकिन वो एक हाईली करप्ट जर्नलों के हाथ में है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाइनीज को भी ला सकते हैं, किसी और को भी ला सकते हैं, ताकि उनका अपना भी, हमने देखा है कोई भी पाकिस्तानी जर्नल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहता नहीं है। वो दुबई, यूरोप वगैरह में दूसरे मुल्कों में सेटल हो जाते हैं अपना करप्शन का पैसा लेकर वहां। एक चीज और डॉक्टर बलोच में समझना चाहूंगा आपसे कि चाहे पाकिस्तान में अलग अलग मूवमेंट और उनका परिणाम उसके आईने में अगर देखें तो चाहे मुहाजिर कौमी मूवमेंट में कुछ लोग थे जो यहाँ से गए, बांग्लादेश जो टूटकर अलग हुआ, या बलोच, उनकी अपनी भाषा थी, अपनी बोली थी, अपना एक तरीका था। उन सब तरीकों को कुचल कर एक खास भाषा, पंजाबी बोलने वाली ही सेना, पंजाबी बोलने वाले ही नेता वही सरवाइव कर पाएंगे क्या? ऐसा भी पाकिस्तान में दिखाई देता है? बाकियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, और एक भाषा के लिए, एक तबके के लिए एक खास तरह की फ्रेटर्निटी है जिसमें और किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जी हाँ, इसीलिए इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक अननेचुरल स्टेट, अननेचुरल जो है कंट्री है। जो स्ट्रक्चर है, जो पाकिस्तान बनाया हुआ है, उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि हम आज भी उनका जो है सरकारी जुबान पंजाबी नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान के साउथ से उर्दू को लाकर अपना सरकारी जुबान बनाया, क्योंकि अच्छा जो पंजाबी डोमिनेंसी है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि हम बाकी बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, जिधर जो सो कॉल्ड इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में ये तीनों अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव या क्या मेंबर पार्लियामेंट आकर पंजाब के खिलाफ खड़े करें, तो पंजाब की इतनी बड़ी सीटें बनाई गई हैं कि वो तीनों इकट्ठे होकर भी पंजाब को पार्लियामेंट में शिकस्त नहीं दे सकते। यही वजह है। लोकतंत्र में, मतलब डेमोक्रेसी में पंजाब का पलड़ा कैसे भारी रखा जाए, इसके लिए पहले से ही बेईमानी का काम वहां पर कर दिया गया है, इंतजाम कर दिया गया है, डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है। जी हाँ, इसीलिए जब 1987 में हमारी जमात BNM की बुनियाद रखी गई, तो उसका भी बेसिस भी यही था कि इस पार्लियामेंट में जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पार्लियामेंट को हमारे बुजुर्गों ने पहले भी आजमाया हुआ है। इस पार्लियामेंट में हमारे बुजुर्ग जो है सरदार अताउल्लाह मेंगल की शक्ल में गए हैं, अकबर बुख्ती की शक्ल में गए हैं, खैर बख्श मारी की शक्ल, जैसे बड़े बड़े दीजन जो लीडर हैं गए हैं। इन्होंने आजमाया है। इसमें कोई हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं है, बल्कि हम इसमें नुकसान में घाटे में रहेंगे, क्योंकि दुनिया फिर समझ जाएगी कि बलोचों की यहाँ एक तरह से शमूलियत है। तो इसीलिए जो नेशनलिस्ट बलोच हैं वो तब से इस पार्लिमानी या के इलेक्टोरल सिस्टम का बाइकाट कर चुके हैं। तो वहाँ जो जिनको सरफराज बुख्ती वगैरह वगैरह आज सो कॉल्ड उसमें चीफ मिनिस्टर हैं, इन सबको बलोचों के वोट से नहीं, बल्कि बलोच बाइकाट ही करते हैं, बलोचों के वोट से नहीं। उन्होंने आर्मी और ISI के जरिए टप्पे लगाकर इनको वोट दिलवाए हुए है। इसीलिए आज वहाँ जब बात करते हैं तो एक मिलिट्री की जुबान में बात करते हैं, दहशत की जुबान में बात करते हैं, टेरर की जुबान में बात करते हैं, एंटी बलूच बात करते हैं। सरफराज बुख्ती बलूचों का एक बहुत ही बड़ा और ट्राइब है। सरफराज बुख्ती आकर कहता है मैं बलूच नहीं हूँ, मतलब उसको पैसों के नाम पर उनको उनकी जेबें गर्म करके उनको उधर बिठाया जाता है, जाली वोट
फेक वोट लाकर उनको बिठाया जाता है ताकि वो उनकी बोली बोले। डॉक्टर बलोच, मुझे आपकी बात इसलिए भी समझ में आ रही है कि इसका एक रेफरेंस, अगर हमने कहें कि इसकी एक झलक, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया गया था, उस दिन भी एक झलक दिखाई दी गई। पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी की बात करते करते भी एक ट्राइबल लीडर कह रहे थे कि हमारे यहाँ से सारा तेल निकाला जाता है, हमारे यहाँ से गैस निकाली जाती है, मगर इमदाद के नाम पर, हमें पैसे के नाम, सब्सिडी के नाम पर कुछ नहीं मिलता, और खुदा ना करे कि हमारे नौजवान भी हाथ में हथियार उठा लें। ऐसी बात उस दिन भी वहां की संसद में चल रही थी। तो संसद में एक तो जाली रिप्रेजेंटेशन की आपने बात कही, दूसरा ये बढ़ता हुआ गुस्सा लगातार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? जी हाँ, ये है क्योंकि पाकिस्तान जब भी अपने इकोनॉमी की, अपने रिसोर्सेज की बात करता है, जैसे आपने तेल गैस का नाम लिया, वो जब रिसोर्सेज की बात करता है वो उसके रिसोर्सेज नहीं है, वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, इसमें आपने, हम सब ने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कोई आवाज नहीं आई पाकिस्तान के लिए। जी जी यहाँ जी, क्या बिल्कुल। हो, जंग किधर हो किधर ना हो, ये इन तीनों रीजन्स के लिए ये बहुत बड़ा संकेत था। यानी एक तरफ जंग चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र पाकिस्तान के साथ नहीं थे, ऐसा दिखाई दे रहा था पूरी दुनिया को। बिल्कुल बिल्कुल, बलूचिस्तान में किसी ने वो नहीं की कि जंग हो ना हो, कौन जीते कौन नहीं जीते। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल बलूच जो है लाताल्लुक थे, सिंधी लाताल्लुक थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग लाताल्लुक थे, वो किसी चिंता में नहीं थे। बस क्योंकि इन तीन कौमों ने, क्या खासकर मैं नाम लेता हूँ, साथ में गिलगित बल्तिस्तानी भी हैं, सब जो है इस कंट्री से बेजार हो चुके हैं सब। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा डॉक्टर बलोच, आपने काफी विस्तार से, तफसील से आपने सारी जानकारियां दी हैं। एक नाम बार बार आता है चर्चा में, खासतौर पर सोशल मीडिया में उनके वीडियोस बहुत वायरल हैं। मैं महरंग बलोच की बात कर रहा हूं। महरंग इस समय जेल में है और दुनिया में उनको सबसे बड़े से बड़े पुरस्कारों के लिए नाम चलाने की बात भी चल रही है। एक तरफ अलग अलग लीडरशिप है बलूचों की, दूसरी तरफ उनकी ऑथेंटिसिटी की बात है, और तीसरी तरफ उनका दमन है जो पाकिस्तान कर रहा है। आप इस टोटल सिनेरियो को कैसे देखते हैं? हाउ ऑथेंटिक द लीडरशिप इज, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, और महरंग बलोच को कहां पाते हैं इस बीच में? जी हाँ, देखिए, बलूच जो कि एक आज़ादी की जंग लड़ रही है, हम समझते हैं इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हो चुकी हैं ऑलरेडी। महरंग बलूच एक प्योरली पीसफुल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। उसको जेल में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ बात करती हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ बात करती हैं, अस्पतालों के जो डेड बॉडीज लाई जाती हैं उन्हें आइडेंटिफाई किए बगैर दफनाया जाता है, इसके खिलाफ वो बात कर रही थी, इनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी। लोग भी पहले से गुस्से में थे, तो क्योंकि बलूचिस्तान में कोई घराना ऐसा नहीं है जहाँ कोई इफेक्टेड ना हो इन पाकिस्तान की ब्रूटल पॉलिसी से। सब जो है इफेक्टेड हैं। तो इस तरह की एक आवाज ह्यूमन राइट्स के बेस पर, सोशल राइट्स के बेस पर वहां उभरी, तो पाकिस्तान उसे पाकिस्तान नहीं देखती कि ये ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, क्योंकि यही ह्यूमन राइट्स की बात ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन उनको, महरंग को बलोच होने की जो है सजा दी जा रही है, क्योंकि वो बलोच होके ये बात कर रही है। अगर वो नॉन बलोच होती, पाकिस्तान के अपने लाहौर में लोग खड़े होकर यही बातें करती हैं, लेकिन उनको जेल में नहीं रखा जाता।
आज भी महाराज मगर महरंग बलोच होने की कीमत चुका रही है पाकिस्तान की जेल में। यस, क्योंकि अब तक उस पर कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, कोई चार्जेस नहीं है, फिर भी वो महीनों से जेल में है। डॉक्टर नसीम बलूच, हम जानना चाहेंगे एक दृष्टिकोण के नजरिए से, लिहाज से अगर हम कहें कि हमने भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम या आजादी की जो लड़ाई थी उसके दौरान देखा कि एक और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा था और दूसरी ओर सशस्त्र आंदोलन भी चल रहा था। आपके यहाँ भी दोनों तरह की चीजें चल रही हैं। अगर आप भारतीय आंदोलन को देखें तो भारतीय आंदोलन के किन नेताओं को आप अपना आदर्श मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर कभी बलूचिस्तान आजाद हुआ तो शांतिपूर्ण आंदोलन की वजह से वो आजाद होगा या सशस्त्र आंदोलन उसका कारण और उसका वजह बनेगा? जी, जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं हिंदुस्तान की आजादी की, हम गांधी जी की पीसफुल मूवमेंट को भी मानते हैं, हम भगत सिंह की मूवमेंट को भी। अपनी आजादी के लिए हर कौम का, हर नेशन का राइट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट में मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। हर कोई जो गांधी जी के फलसफे पे पीसफुल तरीके से अगर जाना चाहता है वो इस लाइन में हमारे साथ खड़े हैं। जो बलूच भगत सिंह को फॉलो कर रहे हैं, उसके नजरिए को हम सब मानते हैं, भगत सिंह के नजरिए को हम सब मानते हैं। लेकिन जो डायमेंशंस बलूच कौम ने अपनी आजादी की मंजिल की जाने के लिए बनाई हुई है, वो एग्जैक्टली आपने सही बात कही कि हम दोनों जो है या बल्कि सब प्लेटफॉर्म जिसमें ह्यूमन राइट्स हो, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, भगत सिंह के जैसे के जरिए हो, सबको हम फॉलो करना बलूच कौम ने फैसला किया है। मैंने पर्सनली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बलूच कौम की बात कर रहा हूँ। बलूच कौम ने ये डिसाइड किया है कि हम इन सब जो है, जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, इनको आजमाते हैं अपनी आजादी के लिए। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान बार बार आरोप लगाता है कि भारत बलूचों को भड़का रहा है, भारत बलूचों के सशस्त्र आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। क्या आप कहेंगे, क्या पड़ोसी देश आपकी मदद कर रहे हैं और भारत से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? जी, देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी नाकामी को हमेशा दूसरों पे डालती है। 1948 में भारत ने हमें मदद किया। 1948 में भी भारत एक कंट्री था। 50s में बलूच भी स्ट्रगल कर रहे थे, यही जंग 60s 70s, ये तो 1948 से शुरू है। जब भी पाकिस्तान की हालत खराब हो जाते हैं, पाकिस्तान जो है, हाँ भाई, एज अ नेशन इट इज आवर राइट, इट इज ये भारत का भी हक है कि वो अपने हमसाये की सिफारती और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करे। ये इट इज फेयर इन इंटरनेशनल लॉ, ये कोई अनफेयर चीज भी नहीं है, लेकिन ये नहीं कर रहा है भारत। हम समझते हैं एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग अ नाइबर, जो मैंने पहले मिसाल दी, आपके हमसाये नाइबरहुड में गड़बड़ है तो आप उस गड़बड़ से नहीं बच सकते। इस गड़बड़ को, इस मसले को ठीक करने के लिए हमसायों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हम फिर भी यही समझते हैं, यही तवक्को रखते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक आप किसी भी कौम को, बलूच अपनी जो है सरजमीन पे, हमने कभी बलूचों ने नहीं कहा कि हम पंजाब पे कब्जा करेंगे, बलूच ने नहीं कहा कि हम सिंध पे, खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा करेंगे। बलूच कहते हैं कि हमारी जो अपनी सरजमीन है, जो बाय फोर्स हमसे छीनी गई है, वो हमें वापस दे दें। जी राइट है। आप अपनी सरजमी की बात कर रहे हैं, मैं इसी इलाके की, इसी क्षेत्र की एक उलझन जैसी तस्वीर आ रही है। हाल ही में जो आतंकवादी संगठन है ISKP और बलूचों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, आपस में तकरार है। ISKP पाकिस्तान की ओर से खड़ा है ऐसा कहा जा रहा है, और इसमें भी दो सवाल होते हैं। पहला वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो पावर है, पाकिस्तान की जो सत्ता है,
और आतंकवादी संगठनों के गठजोड़ का एक और उदाहरण ये दुनिया के सामने आ रहा है। और दूसरी बात, क्या बलूच इससे निपट सकेंगे? आईएस, दाएश और आईएसआई एक चीज है जी। बलूच, जहां तक बलूच का ताल्लुक है, जब हम एक स्टेट से ये चीज कर सकते हैं तो किसी तंजीम से भी हम कर सकते हैं। उस तंजीम को चाहिए कि वो आईएसआई का, पाकिस्तानी मिलिट्री का माउथ पीस न बने, उसका हैंडलर न बने। क्यों? मैंने पहले भी मिसाल दी, ये पाकिस्तान की जरूरत होती है। उसने बांग्लादेश में, जैसे मैंने नाम लिया, अल शम्स और बदर के नाम से इस तरह की तंजीमें उसने बनाई, उनको सपोर्ट की बंगालियों के जेनोसाइड में। वो यही चीज यहाँ आजमाना चाहता है। वो पाकिस्तान को इन पॉलिसियों के इस्तेमाल में बांग्लादेश में सफलता और कामयाबी नहीं मिली, उसे यहाँ बलूचिस्तान में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो बलूच नेशन है, कोई वो नहीं कि बलूच नेशन का जो है रिलीजन है वो इस्लाम है, लेकिन हमने इस्लाम को पाकिस्तान की तरह एक टेरर के तौर पर पेश नहीं किया है। हम समझते हैं इसमें भी पीस का पैगाम है, लेकिन पाकिस्तान जो है एक अलग किस्म का इस्लाम जो है रंग कर पेश कर रहा है, जो गलत है। बलूचों में ये नहीं है। बलूचों में पीस का पैगाम भी है। बलूचों में दूसरे मिनोरिटीज, आज भी बलूचिस्तान में सिख, हिंदू, क्रिश्चियंस सब पीसफुली रह रहे हैं। वहाँ उनके जो है इबादत गाहें हैं, सब चीजें हैं, वो बलूचिस्तान में सेफ एंड सिक्योर मौजूद है। क्योंकि बलूच इस पॉलिसी को, पाकिस्तान की इस पॉलिसी को या इस नजरिए को नहीं मानता, जिस नजरिए को पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट का आपने नाम लिया, उसके जरिए से एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए इसको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन बलूचों का उस नजरिए से जो जिसे पाकिस्तान हम पर जबरदस्ती जो है इम्पोज करना चाहता है, नहीं, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, अपनी सकाफत, अपनी कल्चर, अपनी तरीके से जी रहे हैं। तो बलूचिस्तान में उस सोच, जो आईएसपी के जो सोच, जो नजरिया लाना चाहती है, बलूच उस सोच से, उस नजरिए से बहुत दूर है। इसलिए वहाँ उसकी कामयाबी के जो लोग बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान समझता है कि हम बलूचों के जरिए इस पॉलिसी को, आईएसपी की पॉलिसी को लाकर बलूचों के जरिए मरवाएंगे, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। क्योंकि बलूच जब एक रेगुलर आर्मी, एक जिसे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसे दुनिया के तमाम मुल्क माने हुए हैं, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के साथ उसका ट्रेड है, सब कुछ है, उसकी आर्मी है, बलूच उसके खिलाफ जो है अपनी जिद्दोजहद 1948 से अब तक कंटिन्यू रख सका है। तो इस तरह की जो उसके प्रॉक्सीज आते हैं, उनके सामने भी बलूच अपनी जो है जिद्दोजहद को जारी रख सकेगा। ये फिर वही आईएसपी के, वही आईएस, वही दाइश वगैरह हैं जिन्होंने इराक, कुर्दिस्तान, शाम, सीरिया में दुनिया की नाक में दम किया हुआ था। इसीलिए हम समझते हैं कि आज फिर हम इसको एक मौका बनाएंगे दुनिया के सामने कि आप इसे कंट्रोल करने के लिए आपने इराक में इंटरफेयर की, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप बलूचिस्तान में भी इंटरफेयर करें। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर नसीम बलोच आपसे। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान पर मार पड़ी, बहुत जोर से पड़ी और उसकी कराह पूरी दुनिया में सुनाई दी, डीजीएमओ के संदेश के बाद भारत ने सीज फायर के लिए, जब पाकिस्तान ने घुटने टेके तो भारत की ओर से शेलिंग और वो जो मुस्तैदी दिखाई जा रही थी, जवाब दिया जा रहा था, उसको रोका। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूरी दुनिया देख रही थी कि शायद बलूचिस्तान एक नए मुल्क के तौर पर हमारे सामने आ सकता है। अभी ये सीज फायर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा।
अब आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान एक मुल्क के तौर पर कब सामने आ सकता है, उसका जो मुस्तकबिल है, आप कितनी जल्दी बलूचिस्तान को बनते हुए देख रहे हैं, एक चीज। और दूसरा, बलूचिस्तान को बनते हुए अगर आप देख रहे हैं तो उसकी लीडरशिप का चेहरा कैसा होगा, हम उसको कैसे समझें? आज हमारी आपसे बात हो रही है। जी जी, देखिए, बलूचिस्तान एक दिन आजाद जरूर होगा। वो दिन कब है? आज हमारी थर्ड जनरेशन ये जंग लड़ रही है। हम पीछे नहीं हटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हालात बदल हो रहे हैं। बलूचिस्तान हर साल, हर स्ट्रगल के बाद 48 को, आज से हम 1948 की जो स्ट्रगल है उसको आज कंपेयर करें, बलोच ने बहुत इम्प्रूव की है। बलोच ने मुख्तलिफ एंगल्स इन्वॉल्व किए हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस पे जंग लड़ी है। बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद होना ही होना है। बलूचिस्तान का लीडरशिप कैसा होगा, ये उस वक्त के बलोच अवाम एक डेमोक्रेटिक वन मैन वन वोट के जरिए, मेरा मानना है, अपना लीडर चुनेंगे। आपको अपनी आजादी कितना पास या कितना दूर दिखाई देती है? मैं समझता हूं हम इसको इस एंगल से नहीं देखते, कितनी पास कितनी दूर। जितनी पास हम जद्दोजहद करेंगे, सही तरीके से दुनिया को मनाएंगे, उतना वो करीब आती जाएगी, करीब आती जाएगी। दुनिया भी अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी अदा जो है पूरी कर रहे हैं, दुनिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ये हम इसको दूर या नजदीक की नजर से, ऐनक से नहीं देखते हैं। हम इसको देखते हैं कि एक आजाद बलूचिस्तान हो। शुक्रिया डॉक्टर बलोच, आज आपने हमसे विस्तार से इतनी बात की। आज मुझे लगता है दुनिया में बलूचिस्तान की अंतर कथा, उसकी इंटरनल स्टोरी के डिफरेंट डायमेंशन, उसके अलग अलग आयाम क्या हैं, आज सबको समझने को मिले होंगे। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो अपने ही लोगों पर हवाई जहाज से बम बरसा रहा है, एक ऐसा मुल्क जहां पर नागरिकों के कार्ड भले होंगे मगर कब्रों में कौन दफन है उनका कुछ पता नहीं है। वो देश जहां पर चार्जेस फिक्स होने से पहले ही बहुत सारे लोग, मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग उसकी जेलों में बंद हैं। चीन की बात होती है, शायद उसके जो पिछलग्गू की बात, पाकिस्तान की बात दुनिया को करने की जरूरत है। ये एक ऐसा मुल्क है, वो चाहे बंगालियों से, चाहे मुजाहिरों से और चाहे बलूचों से, आज जो आपने बताया कि उनकी किताबों से लड़ रहा है, उनकी किताबों की दुकानों से लड़ रहा है, उनकी भाषा से लड़ रहा है, उनकी संस्कृति से लड़ रहा है। ऐसे में ये दुनिया भर की सिविल सोसाइटी का, दुनिया की बड़ी शक्तियों का और पाकिस्तान के पास पड़ोस का एक जिम्मेदारी हो जाती है, उत्तरदायित्व तो हो जाता है कि दुनिया में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए, मानवाधिकार की शक्ति को जीवित रखने के लिए, उस अलख को जिंदा रखने के लिए, बलूचों के हक की लड़ाई के लिए दुनिया उनके साथ खड़ी हो, ऐसा डॉक्टर नसीम बलोच का आग्रह है। आपकी बात और आपके साथियों की बात, आप लोग दुनिया भर से लोगों से संवाद कर रहे हैं, अलग अलग देशों की संसद में भी जा रहे हैं। मुझे लगता है आपकी बात आज हर कॉन्टिनेंट में, हर मेट्रोपॉलिटन में, हर देश की संसद तक पहुंच रही है, नहीं तो पहुंचने से पहले दरवाजे खटखटा रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ये सारी डिटेल्स हमसे साझा करने के लिए, पांचजन्य परिवार से साझा करने के लिए। हम संवाद आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।